हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब मुझे पता है इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे यूएस और ईरान की टेंशन्स ले लीजिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर दिया। बट हम रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं भूल सकते हैं, स्पेशली वो वॉर जो पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज कर चुकी है। एंड बिलीव मी, इन दिस वीडियो अगर आप बिगनर हैं या फिर आप काफी टाइम से इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, दोनों ही केस में आपको एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू और एनालिसिस इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने कमेंट भी दीजिएगा, अपने लाइक्स भी दीजिएगा। एंड आई वांट दिस वीडियो टू रीच टू मैक्सिमम मासेस। अब होता क्या है कि आप सभी को पता है 4 साल से ये वॉर चल रही है, जब रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के अंदर 2022 के अंदर। और आज उसे कंप्लीटली, आज का मतलब अगर आप बात करेंगे 22 फरवरी को, तो वो 4 साल कंप्लीट कर चुकी है और वो फिफ्थ ईयर में एंटर कर चुकी है। उसी टाइम जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका इंटरव्यू चल रहा होता है बीबीसी के साथ में। और वो ये कहते हैं कि पुतिन ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दिया है और हम एक ऐसे एरा में या ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड देन ये चीज आप देख सकते हैं, दर्जनों आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश किए गए हैं। जेलेंस्की टेल्स बीबीसी पुतिन हैज स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3 एंड मस्ट बी स्टॉप। पुतिन विल नॉट स्टॉप एट यूक्रेन, हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3, जेलेंस्की ऑन 4 इयर्स ऑफ वॉर। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, जब जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया जा रहा था, उनसे यह पूछा गया कि आपको लगता है यूक्रेन हार चुका है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यूक्रेन हारा नहीं है, क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया है। अभी हमने रशिया को जो टेरिटरी है वो गिव अप नहीं करी है। और इसीलिए यूक्रेन हार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर यूक्रेन अपनी उन टेरिटरीज को रशिया को दे देता है, तो आप ये मानिए, एक तो यूक्रेन कमजोर हो जाएगा, और जो लाखों की तादाद में उन टेरिटरीज में लोग रह रहे हैं, इसका मतलब यह होगा या सिग्नल यह जाएगा कि हमने उनको अबंडन कर दिया या फिर हमने उनका साथ नहीं दिया है। तब उसके बाद में रिपोर्टर यह पूछता है कि आपको नहीं लगता कि अगर आप वो थोड़ी सी टेरिटरीज अगर दे देंगे तो ये वॉर रुक जाएगी? तो जेलेंस्की ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए। पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकने वाले हैं, पुतिन आगे जाके बाकी नेशंस पे भी अटैक करेंगे। अब हालांकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ ये कहा है कि अगर यूरोपियन नेशन को ये लगता है कि हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात आप कह रहे हो। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम यूरोपियन नेशंस पे अटैक करें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो पुतिन ने कहा है, और आप जाके चेक भी कर सकते हैं। बट फिर यहां कहा जाता है, फिर ये कहते हैं कि क्यों, आप टेरिटरी दे दीजिए ना। अगर आप टेरिटरी दे देंगे, वॉर रुक जाएगी। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, एक बार के लिए सीज फायर हो जाता है तो पुतिन शायद रुक जाए, लेकिन ये कहते हैं नहीं, पुतिन नहीं रुकेंगे। पुतिन को वॉर चाहिए। पुतिन इज अ वॉर, मतलब इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि पुतिन इज अ वॉर। और जब उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि पुतिन जीते हैं, तो उन्होंने कहा कि पुतिन भी नहीं जीते हैं। और साफ साफ बता दूं, हाँ, जो हम पे अटैक्स हो रहे हैं, हम उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या फिर हम, क्या नाम है, रिलेंटलेसली फाइट कर रहे हैं, बट हम सरेंडर नहीं करने वाले। और इसके बारे में भी आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुतिन हैज नॉट अचीव्ड हिज गोल्स, ही हैज नॉट ब्रोकन यूक्रेनियंस, ही हैज नॉट वॉन दिस वॉर। हमने अभी भी यूक्रेन को प्रिजर्व कर रखा है, और हम वो हर एक चीज करेंगे जिससे हम पीस और जस्टिस को सिक्योर कर सकें। और मुझे कोई राइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम्यूनेशंस, मुझे चाहिए वेपन्स, जिससे कि मैं ये लड़ाई कंटिन्यू कर सकूं। तो ना तो जो ये सिग्नल है उससे ये लगता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट गिव अप करने वाले हैं, और जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है उससे भी यही नहीं लगता कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रुकने वाले हैं। बट खास बात यह है कि जब ये सारा इंटरव्यू चल रहा था और बहुत सारे इंटरव्यू हुए, अलग अलग जगह इंटरव्यू दिए, तो इन्होंने जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर एंटर कर रही है फिफ्थ ईयर के अंदर, इवन इन्होंने ट्रंप को एक प्लिया की, एक अर्जी दी, और उन्होंने कहा कि फोर्थ ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है जब से रशिया ने इन्वेड किया है। बट मैं अपील करता हूं डोनाल्ड ट्रंप से कि आप वॉक अवे ना करें, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, उन्होंने कहा था, हालांकि इन्फ्लेटेड क्लेम था, बड़ा चढ़ा के क्लेम था, कि मैं एक दिन के अंदर ही ये वॉर रुकवा दूंगा। और सबको पता था इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सीजफायर टेबल पे लेके आना, नेगोशिएशन कराना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप लेके भी आ गए, जिस तरीके से आप अलास्का समिट में मिले, हालांकि अभी तक तीनों लीडर्स की एक साथ मीटिंग नहीं हुई है, हाँ मीडिएशन टॉक्स काफी बार हुई है, लेकिन तीनों लीडर्स एक बार टेबल पे नहीं आए हैं। और काफी सारी कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और डोनाल्ड ट्रंप का एम यही है कि इजराइल गाजा जो वॉर, इजराइल हमास वॉर है, उसको रुकवा दिया जाए। हालांकि उसमें काफी प्रोग्रेसिव स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब यही चीज देखने को मिलती है। तो अब
यूक्रेन को भी ये पता है, यूरोपियन नेशन को भी ये पता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया और तेजी से एडवांस कर सकता है और रशिया का अपर हैंड हो सकता है इस वॉर के अंदर ओवर यूक्रेन और एट द एंड डेंजर यूरोप पे आ सकता है। ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और इवन ऐसा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, इवन काफी सारे यूरोपियन नेशंस का भी मानना है। तो इन्होंने कहा कि इनको डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में रहना पड़ेगा, जो कि फाइट कर रही है अगेंस्ट 1%। तो यहां पे ये देश का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि हम 1% के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ अ वॉर। Putin is a war. It's all about himself. It's all about one person. And then उसके बाद में जब मैंने रिसर्च करी कि क्या सच में जो ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पुतिन ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी है, हम ऐसे डेंजरस फेज़ में एंटर कर चुके हैं, तब एक इंटरव्यू था और उसके ऊपर आर्टिकल भी पब्लिश हुए, जहां पे एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस कर्नल हैं जो रॉयल मरीन्स के अंदर सर्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया है, काफी सारी सिमिलरिटीज आप देख सकते हो उससे पहले जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में जब होनी हुई थी, उससे पहले की जो सिनेरियोज अगर आप देखेंगे, उससे पहले के जो इवेंट्स देखेंगे तो काफी इवेंट्स सिमिलर देखने को मिलते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में वो इवेंट्स नहीं है, बट मैं वो इवेंट्स आपके लिए लेके आया हूं और एक्चुअली में इन्होंने क्या कहा है। जब इनसे यही पूछा जाता है कि जब व्लादिमीर जेलेंस्की तो ये कह रहे हैं कि पुतिन ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी है, हम एक डेंजरस फेज में एंटर कर चुके हैं, तो वन बाय वन वो हर एक चीज के बारे में मेंशन करते हैं। बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन जो कि 19,999 में अवेलेबल है, जिसमें आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। एंड खास बात यह है कि अगर आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है और सेम 12 महीने का खरीदते हो तो आपको 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलता है और सीएससी अश्योर मिलता है। यानी कि अगर आप 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको, अगर आप पहला अटेम्प्ट देते हैं और आप किसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। तो अब चलिए, ये कहते हैं कि यूक्रेन तो सिर्फ एक फ्रंटलाइन स्टेट है, मतलब अगर यूक्रेन गिरा तो फिर यूरोप के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से रशिया अब 5th ईयर में एंटर कर चुका है, रशिया नहीं, रशिया यूक्रेन दोनों एंटर कर चुके हैं। इनका मानना यह था कि डेंजर सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, यूक्रेन तो सिर्फ एक फ्रंटलाइन स्टेट है, जैसे ही गिरता है तो यूके भी अंडर अटैक आ जाएगा। और हालांकि अभी आपको ये एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं लग रही होगी कि यूरोपियन नेशन और रशिया आपस में सामने भिड़ रहे हैं, आपको ड्रोन वॉरफेयर या आर्म्ड क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। बट इन्होंने कहा कि रशिया अभी भी ब्रिटेन को अलग-अलग तरीके से टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपने मिलिट्री प्रेशर क्रिएट करना नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, टेंशंस क्रिएट करना आर्कटिक रीजन के अंदर, और सबसे खास बात है जो शैडो वॉर लड़ी जाती है रशिया के द्वारा, जिसमें वो साइबर अटैक्स करते हैं सिस्टम्स के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिससे कि ये यूरोपियन सोसाइटी को डिवाइड कर सके। अब इनका कहना यह था कि रशिया का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि कैसे हम ब्रिटेन को कमजोर कर सकें। धीरे-धीरे ब्रिटेन को कमजोर करेंगे तो हम यूएस से यूरोप को अलग करते जाएंगे। फिर जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, तब हर एक कंट्री को आइसोलेट किया जाएगा विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए, ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो नहीं कहते, बट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इंटेंशन इस बार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला में आपने खुद ने रूल बेस्ड ऑर्डर को साफ साफ वायलेट कर दिया, उल्लंघन कर दिया। फिर आप ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करते हो जिसमें नेटो में फ्रैक्चर होने की बात हो रही थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर में इतना पैसा नहीं लगाऊंगा, जिसकी वजह से यूरोप को ये लगता है कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके तहत नहीं रह सकते हैं। और जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ना, तो साफ साफ ये अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेप्स ले रहे हैं उसकी वजह से जरूर आपको यूरोप और यूएस की दूरियां देखने को मिल सकती हैं। यूरोपियन जो नेशंस हैं उनमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। और सेम केस आपको मिडल ईस्ट में भी देखने को मिलेगा। जब पैलेस्टीनियन इशू के बारे में बात की जाती थी तो इनिशियली सारे जो मुस्लिम और अरब नेशंस थे वो एक साथ इकट्ठा खड़े होते थे और कहते थे कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये वॉर चलती जा रही है, ये कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, तो काफी सारे मुस्लिम और अरब नेशंस अलग रास्ता अपनाने लगे, बिकॉज एट द एंड नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स मोर। और यही चीज शायद यहां अप्लाई होती है। देखिए, ये सब कुछ आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट यू नीड टू हैव दैट ब्रेन सो दैट यू कैन कनेक्ट विद ऑल द डॉट्स, कि जो भी वर्ल्ड में चल रहा है उसको आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। एंड मेरा हमेशा से ये इंटेंशन रहता है कि मैं अपने व्यूअर्स को कैसे ये एबिलिटी दूं, कैपेबिलिटी दूं, दैट यू कैन कनेक्ट विद इट। अब इन्होंने कहा कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है ना कि रशिया ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली बिगन हुई है। और आपको पता है, साफ-साफ पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या सिनेरियोस था और वर्ल्ड वॉर 3 अगर होती है तो उसमें क्या अलग-अलग ब्लॉक्स बन जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे आपको ह्यूमन सफरिंग देखने को मिलेगी, आर्म क्लैशेस देखने को मिलेंगे एंड व्हाट नॉट। आप देखेंगे फिर ग्लोबल हेडलाइंस, मीडिया हेडलाइंस कैसी किस तरीके से होंगी, हर जगह पैनिक होगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वैसी सिचुएशन तो बिल्कुल भी अभी नहीं है और ये चीज इन्होंने कंफर्म भी कर दी। तो यानी जो प्रेसिडेंट, जो
ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, डेंजरस फेज़ ज़रूर है। क्या है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंटेंशन वो ज़रूर देखने को मिलता है। बट उसमें कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प भी एक तरीके से रशिया के सपोर्ट में आ रहा है। हालाँकि वो डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट जिस तरीके के स्टेप्स वो ले रहे हैं, वो कमज़ोर तो कर रहे हैं यूरोपियन नेशंस को भी और इवन यूरोपियन नेशंस में स्प्लिट पड़ने के चांसेस को भी। अब क्या ऐसे टॉप मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखने को मिली और अब हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है और उसमें सबसे बड़ा रोल होगा रशिया-यूक्रेन वॉर का। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एकदम बैक स्टोरी में लेके चलता हूँ। रशिया ने इन्वेड क्यों किया यूक्रेन में? अब देखिए रशिया एग्रेसर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया एग्रेसर नहीं है। रशिया ने एग्रेसर है, रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में क्योंकि रशिया को ये डर था कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा और अगर वो नेटो का मेंबर बन जाता है तो मेरी बाउंड्री पे आके नेटो बैठ जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए यूक्रेन के साथ में होता है, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है नेटो का? कि अगर हमारे किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो ये समझा जाएगा कि आपने सारे मेंबर्स पे अटैक किया है और देन हमारे पास में राइट होगा कि हम आपके ऊपर अटैक कर दें। तो मुझे बताइए कि क्या कोई कंट्री ऐसा चाहेगी? और इवन मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं। आप जब रशिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि रशिया का क्या इंटेंशन है व्हेन इट कम्स टू दिस यूक्रेनियन रीजन या फिर यूरोपियन रीजन, किस तरीके का माइंडसेट वो लेके रखते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप ज़रूर जाके देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि रशियन प्रेसिडेंट शायद चेंज हो सकते हैं, सबका अपना-अपना माइंडसेट हो सकता है, बट हर एक रशियन प्रेसिडेंट का यही मानना होगा कि जो वो ओल्ड हिस्ट्री थी, उसको दोबारा से रिपीट करना है, उसको दोबारा से ग्राउंड पे लेके इंप्लीमेंट करना है। अब जब धीरे-धीरे इन्वेड होता है तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो आप ये देखेंगे कि यूक्रेन का जो हिस्सा है रफली 20% जो हिस्सा है, जो एरिया है, जो लैंड है, वो बिलॉन्ग करता है रशिया को। अब जिस तरीके से 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया गया, जो ये रीजन आप देख सकते हो। आज के टाइम पे आपको डोनेस्क, लुहांस्क जिसे हम डॉनबास वाला रीजन कहते हैं, इवन सेवेरोडोनेस्क, ये सारे जो रीजन है, जो रेड में आप देख पा रहे हो, ये रशियन कंट्रोल टेरिटरी है और बाकी ये यूक्रेनियन रीजन है। तो आज के टाइम पे अराउंड 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है, वो आता है रशिया के अंडर, जो कि रफली 20% है यूक्रेनियन टेरिटरी का। और अगर आप 2024 से 2026 में कंपेयर करेंगे, तो जो मूवमेंट है रशियन फोर्सेस का वो बहुत कम हुआ है। देखिए, अगर आप लंबे टाइम से, इतने लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फटीग भी आता है। काफ़ी सोल्जर्स आप गिव मतलब सोल्जर जो हैं वो मार्टिर हो जाते हैं, वो वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये वाला रीजन अगर रशिया के कंट्रोल में है, मान क्या लीजिए ये एक्चुअली में है, तो आप कुपियान्स्क में देखिए 2024 से 2026 में सिर्फ 23 मीटर्स पर डे आगे बढ़े हैं। चेसिव यार में अबाउट 15 मीटर्स पर डे, मतलब 15 मीटर सिर्फ ये हर दिन बढ़ रहे हैं। सेम पोक्रोवोस्क में देखेंगे तो 70 मीटर्स पर डे और हुलियापोल में देखेंगे तो अबाउट 297 मीटर्स पर डे, हालाँकि हुलियापोल में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 2024 से 2026 को कंपेयर करते हैं, तो ये जनवरी 2026 है, यहाँ पे आपको ये वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। और अब ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो ज़्यादा रेड कलर में है, डार्क रेड कलर में है, इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे-धीरे 2024 में 24 से 26 में, इन 2 सालों में हमें सिर्फ ये वाला रीजन जो है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, इतना ही एडवांसमेंट देखने को मिला है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। आपको डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, आपके सोल्जर्स भी फटीग में हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी करनी पड़ती है। यूक्रेन की तरफ से भी आपको क्या नाम है, कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो इनिशियल फेज में रशियन फोर्सेस ने अराउंड 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को विद इन वीक्स कैप्चर कर लिया था। लेकिन नवंबर 2022 तक यूक्रेनियन ने जब काउंटर ऑफेंसिव चलाया तो उन्होंने 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को दोबारा से ले लिया था। लेकिन आज के टाइम पे ये 20% टेरिटरी को ओन करते हैं। बट वहीं पे आप एक पैटर्न और देखेंगे। मतलब जब रशिया ने यूक्रेन में अटैक शुरू करना, मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगी। जैसे ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, इनिशियली उनका जो इंटेंशन था या फिर उनका जो तरीका था अटैक करने का, वो मिसाइल अटैक, आर्टिलरी या शेलिंग करना। उसमें आप देख सकते हो 26,633, ये जो डेटा है ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा से लिया गया, ये सोर्स है। अब यहां पे इतना यूज किया गया, तो मतलब इनिशियली मैं कहना चाह रहा हूं मोटा-मोटा कि शेलिंग, आर्टिलरी, मिसाइल अटैक का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, आर्म क्लैशेस का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब जब आप अब देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 2025 और 2026 में, तो आप देखेंगे कि मोस्टली यूज किया गया है आर्म्ड क्लैशेस या फिर एयर या ड्रोन स्ट्राइक्स का। तो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, स्ट्रैटेजी भी चेंज हो रही है व्हेन इट कम्स टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर। और इसी की वजह से आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, मतलब इतने सोल्जर्स ने, सिर्फ मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूं, रशियन मिलिट्री लॉसेस जो फरवरी 2022 से अगर आप आज के टाइम पे 26 तक देखेंगे, 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग, यानी 12 लाख रशियन सोल्जर जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और सेम गोज विद
यूक्रेन यूक्रेन में अराउंड 5 लाख से 6 लाख टोटल कैजुअलिटीज़ बताई जाती हैं और काफ़ी सारे लोग तो मतलब मिलियन की तादाद में लोग तो छोड़ के जा चुके हैं रशिया और यूक्रेन को, स्पेशली यूक्रेन को। तो कन्फर्म जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हैं 1.8 मिलियन, 18 लाख सोल्जर्स। कैन यू इमेजिन दिस? और इसलिए भी इसको कंपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के साथ में। और जब आप इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करेंगे ना, तो मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा था, जैसे 2022, 23, 24, 25 में उसको कम कर दिया गया। सेम यूरोप उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन दे रहा था, लेकिन यूरोप ने उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। या मैं मिलिट्री एड की बात कर रहा हूँ, तो मिलिट्री एड इनिशियली यूएस के द्वारा दी जा रही थी, फिर यूरोप पिक्चर में आता है। फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन एड में पहले यूरोप आगे था और अब भी यूरोप ज़्यादातर कर रहा है। तो यूरोप के ऊपर भी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। यूरोप भी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, यूरोप भी यहाँ पे मिलिट्री एड दे रहा है, तो यूरोप के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। राइट, और इसीलिए मैक्रोन ने भी कहा था कि अगर यूक्रेन के खिलाफ आप जो वॉर लड़ रहे हो ना, इट्स अ ट्रिपल फेलियर फॉर रशिया। अब जैसे आप मिलिट्री वाइज ले लीजिए, जिस तरीके से आपके अराउंड 12 लाख सोल्जर्स आप वीरगति को प्राप्त कर चुके हो, मेन बैटल टैंक्स आपके 4341 डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, आर्टिलरी आपने 2104 इस्तेमाल कर ली है, एयरक्राफ्ट आपके 181 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इवन आप 40% जो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इकोनॉमिकली कमजोर हो रहे हैं, आपको अलग अलग मार्केट देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेटेजिकली भी आपके लिए एट द एंड ये घाटे का सौदा ही होगा। इसलिए मैक्रोन साफ साफ ये वार्निंग देते हैं कि आपके लिए, रशिया के लिए तो ये वॉर एक ट्रिपल फेलियर साबित हुई है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो या इकोनॉमी वाइज हो या स्ट्रेटेजिक वाइज हो। और अब देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं जब मैं बात करता हूं कि क्या हम सच में वर्ल्ड वॉर 3 के करीब हैं, और क्या सिमिलैरिटीज थी अगर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो फेजेस हमें देखने को मिले, जो पीरियड हमें देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल 1930s में जब बात करते हैं, तो नाजी जर्मनी जिसको हिटलर लीड कर रहे थे, वो पहले क्या करते हैं, राइनलैंड को कब्जा बनाते हैं, ऑस्ट्रिया को कब्जा करते हैं, फिर जिकोस्लाविया को कब्जा करते हैं। और लोगों को उस टाइम पे लग रहा था, लीडर्स को, कि अगर हम लैंड इन्हें देते रहेंगे तो ये रुक जाएंगे। सेम क्रीमिया को एनेक्स किया गया, डोनेस्क और लुहांस्क और अलग अलग रीजन जो 20% ऑफ टेरिटरी है उसको अब रशिया क्लेम कर रहा है, और फिर उसके बाद में हमें फुल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन देखने को मिलता है। तो क्या जो जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर अभी आप लैंड दे भी देंगे तो थोड़ी देर के लिए रशियन प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं शांत, लेकिन उसके बाद में आपको फिर दोबारा से अटैक देखने को मिलेगा। तो यह पैटर्न दर्शाता है कि हाँ, इस बात में दम है जो वोलोदिमीर जेलेंस्की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर लैंड, मतलब आप धीरे धीरे स्मॉलर लैंड दोगे, बट बाद में आपको एक बिगर वॉर देखने को मिलेगी। दूसरी, यूरोपियन पावर्स ये बिलीव करते थे कि अगर हम हिटलर को सेटिस्फाई कर लें तो वॉर अवॉइड की जा सकती है। इसलिए म्यूनिक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें काफी सारी लैंड जो है वो हैंडओवर कर दी गई थी जर्मनी को, लेकिन वॉर फिर भी हुई। सेम अभी जो वेस्टर्न लीडर्स ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन की जो टेरिटरीज हैं, जो 20% टेरिटरी है, जिसमें मोस्टली तो डोनेस्क और लुहांस्क का रीजन डिमांड कर रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट, अगर हम वो दे देते हैं तो हम रशिया को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो अगेन वही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। देन उस टाइम पे 1930s में विंस्टन चर्चिल ने वार्न किया था कि आप हिटलर को रोकिए, पर उस टाइम के लीडर्स इन्हें इग्नोर कर रहे थे। सेम वे में आज व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि थ्रेट धीरे धीरे बढ़ेगा ही, हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन अगेन इन अर्ली अरार्म्स को इग्नोर किया जा रहा है। अगेन देयर इज अ पैटर्न विच इज सिमिलर टू वर्ल्ड वॉर 2 एज वेल। फिर उस टाइम पे भी नाजी जर्मनी, आप देखेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे बाकी कंट्रीज को कमजोर किया जाए। ऐसे ही रशिया की शेडो वॉर है, साइबर अटैक्स करना, फेक न्यूज़ फैलाना, इलेक्शन में इंटरफियर करना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, जिससे यूरोप की सोसाइटीज को डिवाइड किया जा सके, यूरोप को डिवाइड किया जा सके, और यूएस और यूरोप को अलग किया जा सके। एंड देन सवाल होता है कि क्या ये जो अलायंस बनाई गई है, यूरोपियन नेशन एक साथ रहते हैं, नेटो मेंबर्स एक साथ रहते हैं, क्या उन पे सवाल नहीं उठेंगे? उस टाइम पे भी सवाल उठे थे और आज भी सवाल उठे, ग्रीनलैंड के ऊपर सवाल उठे, बाकी सारी चीजों पर सवाल उठे। तो ये सारे पैटर्न ये दर्शाते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हमने फेजेस देखे थे, जो पीरियड देखे थे, सेम रिपीट हो रहे हैं आज के टाइम पे। और इन्हीं सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहे थे वो फॉर्मर स्पेशल ऑफिसर कर्नल जो रॉयल मरीन्स में सर्व कर चुके हैं। तो आपको हर एक पॉइंट पे समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कैसे इस वॉर ने पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर ही चेंज करके रख दिया है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड रिमेंबर दिस, लिव इन सच वे दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस asset, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।